जहाँ पे एक तरफ हमारे जवानों ने अपने जान पे खेल के, अपने जान का बलिदान देकर अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को जिंदा पकड़ा ताकि क्रूशियल इन्फॉर्मेशंस बाहर आ सके, वहीं पे कांग्रेस के लीडर्स ऐसे थे जो कि चाहते थे कि अजमल कसाब को फांसी न हो, उनको बचाया जा सके। एक तरफ जहाँ पे कि हमारे एनएसजी कमांडोज अपनी जान की बाजी लगाकर उन आतंकवादियों से हमारे देश के लोगों को बचा रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ एनडीटीवी के लिए रिपोर्टिंग कर रही बरखा दत्त ने पूरे मिशन की जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशंस थे उसको टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर दिया। एक तरफ हमारे लोग मारे जाते हैं, हमारे ऑफिसर्स अपना बलिदान दे देते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ उसके अगले ही दिन राहुल गांधी जाके पार्टी करते हैं, ग्रैंड पार्टी करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान हमारे देश के अंदर आतंकवादियों को भेजता है हमारे देश के लोगों को मारने के लिए, हमारे देश के अंदर आतंक फैलाने के लिए, और वहीं पे दूसरी तरफ उस समय की मौजूदा गवर्नमेंट कांग्रेस जिनके की हाथ में सारा प्रूफ दिया जाता है, सारे फाइल्स दिए जाते हैं, सारे डिटेल्स दिए जाते हैं कि इस पूरे हमले में पाकिस्तान का हाथ है, फिर भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया जाता है और सारे फाइल्स पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। एक तरफ जहाँ पे कि महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट को ये पता था कि ये अटैक होने वाला है और फिर भी वो पुलिस के पास नहीं जाता, ये जो डिटेल्स होते हैं वो हमारे एजेंसीज के साथ शेयर नहीं करता है, और वहीं पे दूसरी तरफ जब अटैक हो जाता है तो महेश भट्ट खुद आकर ये कहता है कि ये जो पूरा आतंकवादी हमला है इसको कराने वाले आरएसएस है और हिंदू लोग हैं। 26 नवंबर 2008 लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादी दरिया के जरिए से मुंबई में घुसते हैं। गोले बारूद और बंदूक से लैस ये सभी के सभी आतंकवादी मुंबई के ऊपर हमला करते हैं और मुंबई की कुछ नामचीन जगहों को निशाना बनाते हैं। इनकी अंधाधुंध फायरिंग से बहुत सारे लोगों की जाने जाती है। इन आतंकवादियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस कॉम्प्लेक्स, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, ओबरॉय होटल और कर्मा हॉस्पिटल को टारगेट करते हैं। इन सभी जगहों पे वो भारी मात्रा में अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। अगर फिगर्स की बात की जाए तो 166 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले जी ने अपनी जान की बाजी लगाई और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया। हालांकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के दौरान तुकाराम ओमले जी को अपना बलिदान देना पड़ा, लेकिन तुकाराम ओमले जी का ये बलिदान व्यर्थ ना जाए इसकी पूरी कोशिश की हमारे एजेंसीज ने। तुकाराम ओमले जी के साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया। ये जो चीजें अभी मैंने आपको बताई, ये चीजें आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, लेकिन आज के वीडियो में जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे या वो भी नहीं जानते होंगे। और वो लोग जो कि पूरी कोशिश कर रहे थे कि तुकाराम ओमले और उनके जैसे जितने भी ऑफिसर्स ने अपना बलिदान दिया उनका बलिदान व्यर्थ चला जाए, इसकी पूरी कोशिश की। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और आप अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आप हिम्मत रखते हैं कि आप सच्चाई को सुनो, तभी आप ये वीडियो देखो, वरना आप ये वीडियो यहीं पे स्किप कर दो, क्योंकि जो चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ उससे बहुत सारे लोगों को मिर्च लगने वाली है। इस पूरे हमले की खबर मिलते ही हमारे जो एनएसजी कमांडोज थे जो कि दिल्ली में बेस्ड थे, वो दिल्ली से मुंबई आते हैं, लेकिन दिल्ली से मुंबई आने में उन्हें 10 घंटों का समय लग जाता है। इसी दौरान जब छानबीन हो रहा होता है तो पता चलता है कि जो 10 आतंकवादी भेजे गए हैं उसको भेजने के पीछे जिनका हाथ है वो है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी। ये जितने भी आतंकवादी थे इन सभी लोगों को पता था कि छिपने की कौन सी जगह है, कहाँ पे हम लोग बच सकते हैं, कहाँ से फायरिंग कर सकते हैं, कहाँ से ज्यादा लोगों को मार सकते हैं, और इसके पीछे जो रीजन था वो था सिर्फ एक इंसान, वो था डेविड हेडली। डेविड हेडली ने पहले ही भारत में आके ये जितने भी जगह उन सभी जगहों को देखा, जांचा, परखा और ब्लूप्रिंट तैयार किया। अब ये जो डेविड हेडली था ये भी लश्कर तैयबा का ही ग्रुप का एक मेंबर था, जो कि भारत में एक आम नागरिक के तौर पे आता है और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लश्कर तैयबा को पहुंचा देता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो डेविड हेडली होता है वो महेश भट्ट, जी हाँ मैं इसी महेश भट्ट की बात कर रहा हूँ। इसका जो बेटा है राहुल भट्ट उसका जिम पार्टनर था, दोनों साथ में जिम किया करते थे। और ये ब्लास्ट होने वाला है इसकी खबर राहुल भट्ट को भी थी और महेश भट्ट के फैमिली को भी थी, लेकिन फिर भी ना हमारे पुलिस को कुछ बताया गया ना हमारे एजेंसीज को बताया गया। वो तो बाद में जब डेविड हेडली पकड़ा गया तब इन सब बातों का खुलासा हुआ। अब वहीं पे जब ये पूरा अटैक हो रहा था, आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे थे और एनएसजी कमांडोज जब उन आतंकवादियों को मारने के लिए और हमारे लोगों को बचाने के लिए जब अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे, तभी उसी समय पे एनडीटीवी की रिपोर्टिंग होती है और एनडीटीवी की रिपोर्टिंग कर रही होती है बरखा दत्त। और बरखा दत्त जर्नलिज्म के नाम पे ऐसी रिपोर्टिंग करती है जिसमें बहुत सारे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं हमारे एनएसजी कमांडो की, उनकी लोकेशन क्या है, वो क्या प्लान कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीजें एनडीटीवी पे दिखा दी जाती है। और ये जो टीवी पे दिखाया जा रहा था ये सब की सब जानकारी वो आतंकवादी जो कि ताज होटल के अंदर बैठ के हमला कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, उनके पास पहुंच जाती है। इसके कारण हमारे जो एनएसजी के कमांडोज होते हैं उनके ऊपर फायरिंग ही होती है, बहुत सारे जो एनएसजी कमांडोज होते हैं उनकी जान भी चली जाती है। अब एक तरफ जहाँ पे कि एनडीटीवी ये सब चीजें ब्रॉडकास्ट कर रहा था और उसके जर्नलिस्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ उस समय की जो मौजूदा गवर्नमेंट थी कांग्रेस, उन्होंने क्या किया ये जानने के बाद आपके पैरों के तले से शायद जमीन खिसक जाए। इस पूरे अटैक की सारी डिटेल्स, प्रूफ, सब कुछ होने के बावजूद उस समय के मौजूदा गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। और तो और
इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि हम लोग एक सर्जिकल स्ट्राइक करके ये जो पूरा आतंकवादी का मॉड्यूल है वो लोग कहाँ पे छिपे हुए उन सभी जगहों को टारगेट करके मिसाइल से उड़ा सकते हैं ताकि दोबारा कभी भी हमारे भारत के ऊपर हमला ना हो। ये पूरा प्लान रिजेक्ट कर दिया उस समय के मौजूदा इंडियन कांग्रेस गवर्नमेंट ने। और इसके साथ साथ इस पूरे केस के जितने भी डिटेल्स थे, जितने भी फाइल्स थे, जितने भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थे, वो सब के सब हैंड ओवर कर दिए गए पाकिस्तान को। मतलब आप सोचिए कि एक तरफ पाकिस्तान वाले आतंकवादी भेज रहे हैं, हमारे देश में हमला कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स जान देकर आतंकवादियों को जिंदा पकड़ रहे हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट उन सभी फाइल्स को, उन सभी डिटेल्स को, उन सभी प्रूफ को पाकिस्तान गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दे रही है और मानने से इनकार कर दे रही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का इस पूरे अटैक में हाथ ही नहीं था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि 2000 में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले थे और लोकसभा इलेक्शंस में जरूरी था कि कांग्रेस को मुस्लिम्स का वोट मिले, और इसलिए कांग्रेस ने टेररिज्म के ऊपर कोई भी फैसला लेने से मना कर दिया। एक तरफ हमारे देश में ये अटैक होता है और उसके जस्ट बाद राहुल गांधी दिल्ली जाते हैं और वहां पे अपने बचपन के फ्रेंड के साथ एक बहुत बड़ा पार्टी करते हैं, और ये जो पार्टी होता है ना वो सुबह के 5 बजे तक चलती है। 5 बजे सुबह तक ये पार्टी चलती है और पूरा संगीत समारोह होता है। एक तरफ हमारे ऑफिसर अपने जान की बलिदान दे रहे हैं उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए, उनको पकड़ने के लिए जिंदा, ताकि जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो निकाला जाए, और दूसरी तरफ हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके लीडर्स जाके पार्टी कर रहे होते हैं। इससे ज्यादा शर्महीन बात क्या कुछ हो सकता है? मुझे नहीं लगता। इसके कुछ समय के बाद कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट, जी हाँ वही महेश भट्ट जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, और कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है 2611 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। मतलब आरएसएस ने ये पूरा अटैक करवाया था और इस अटैक में जितने भी आतंकवादी थे वो सब के सब हिंदू थे, और हिंदुओं ने ही अटैक करवाया, हमारे देश के लोगों को मारा। इसके बाद पी चिदम्बरम जो कि नए होम मिनिस्टर बने थे वो कहते हैं कि सैफरन टेरर से आप लोगों को बचना चाहिए। सैफरन टेरर हमारे देश के अंदर बढ़ रहा है, जो भगवा आतंक है, जो हिंदू लोग हैं वो आतंकवादी बन रहे हैं और वो लोग आतंक फैला रहे हैं हमारे देश के अंदर। ये पूरा आतंकी हमला पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया, ए से लेकर जेड तक, और कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि लोगों का जो ध्यान है वो पाकिस्तान से हटके भगवा आतंक के ऊपर चला जाए और लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि जो हिंदू है वो आतंकवादी होते हैं। और इस आतंकी हमले के पीछे आरएसएस की साजिश थी। सारे प्रूफ चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने करवाया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस क्यों चुप थी शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो अभी भी बाकी है, गौर से सुनिएगा। 2006 से लेकर 2008 के बीच में हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को आगाह किया था कि एक बहुत बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला था, लेकिन फिर भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया। लगातार इंटेलिजेंस पे इंटेलिजेंस आ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने किसी भी चीजों के ऊपर एक्शन लेने से मना कर दिया। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक लीडर ऐसा था जिन्होंने इसके ऊपर सवाल खड़ा किया, और वो थे मनीष तिवारी। मनीष तिवारी ने पूछा कि ये जो 26/11 हमला हुआ था उसके ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इंटेलिजेंस होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया, अटैक होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा क्यों? आपको जानकर ये हैरानी होगी, जिस अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए तुकाराम ओमले जी ने अपना बलिदान दे दिया, उस अजमल कसाब को बचाने के लिए 200 लोगों ने मर्सी पिटीशन लिखा था, और उसमें कांग्रेस के भी लीडर्स थे, जैसे कि हर्ष मंदर उस समय पे कांग्रेस का जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था उसका हेड था, और उसने भी इस पिटीशन के ऊपर साइन किया था। वो भी चाहता था कि अजमल कसाब को नहीं मारा जाए, अजमल कसाब को फांसी ना हो, उसे छोड़ दिया जाए। और ये थी सच्चाई इस 26/11 हमले की, जहां पे एक तरफ हमारे जवानों ने अपने जान पे खेल के, अपने जान का बलिदान देकर अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को जिंदा पकड़ा ताकि क्रूशियल इन्फॉर्मेशन बाहर आ सके। वहीं पे कांग्रेस के लीडर्स ऐसे थे जो कि चाहते थे कि अजमल कसाब को फांसी ना हो, उनको बचाया जा सके। एक तरफ जहाँ पे कि हमारे एनएसजी कमांडोज अपनी जान की बाजी लगाकर उन आतंकवादियों से हमारे देश के लोगों को बचा रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ एनडीटीवी के लिए रिपोर्टिंग कर रही बरखा दत्त ने पूरे मिशन की जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थे उसको टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर दिया। एक तरफ हमारे लोग मारे जाते हैं, हमारे ऑफिसर्स अपना बलिदान दे देते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ उसके अगले ही दिन राहुल गांधी जाके पार्टी करते हैं, ग्रैंड पार्टी करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान हमारे देश के अंदर आतंकवादियों को भेजता है हमारे देश के लोगों को मारने के लिए, हमारे देश के अंदर आतंक फैलाने के लिए, और वहीं पे दूसरी तरफ उस समय की मौजूदा गवर्नमेंट कांग्रेस जिनके के हाथ में सारा प्रूफ दिया जाता है, सारे फाइल्स दिए जाते हैं, सारे डिटेल्स दिए जाते हैं कि इस पूरे हमले में पाकिस्तान का हाथ है, फिर भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया जाता है और सारे फाइल्स पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। एक तरफ जहाँ पे कि महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट को ये पता था कि ये अटैक होने वाला है और फिर भी वो पुलिस के पास नहीं जाता, ये जो डिटेल्स होते हैं वो हमारे एजेंसीज के साथ शेयर नहीं करता है, और वहीं पे दूसरी तरफ जब अटैक हो जाता है तो महेश भट्ट खुद आकर ये कहता है कि ये जो पूरा आतंकवादी हमला है इसको कराने वाले आरएसएस हैं और हिंदू लोग हैं। ये सच्चाई जानने के बाद उन लोगों को कैसा फील होगा जिनके घर से किसी ने अपना बलिदान दिया। हमारे जो एनएसजी के जवान थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके परिवार वालों को क्या लगेगा। मैं चाहता हूं कि ये जो सच्चाई है वो पूरे भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचे। सबको पता चलना चाहिए कि हमारे देश में जब कोई आतंकवादी हमला हुआ था तो उसमें कौन लोग किस तरीके से आतंकवादियों का समर्थन कर रहे थे, किस तरीके से आतंकवादियों का साथ दे रहे थे। जय हिंद, नमस्कार।